नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और नया नावल शुरू करने से पहले आज 2024 की आखिरी शाम में आप सबको नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में नए साल पर बहुत सारी ऐसी वजह मिलें कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और आपका जीवन बहुत हेल्दी रहे, खुशियों से भरा रहे और आपको अपने लोगों की खुशियाँ मिलें। आप खुशी के बहुत सारे मौके आए आपके जीवन में। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ आप सबके फेवरेट सुरेंद्र मोहन पाठक जी का नावल जीत सिंह सीरीज़ का गोवा गलाटा। तो उम्मीद करती हूँ आप सब इसे पसंद करेंगे और अपनी महत्वपूर्ण राय से मुझे अवगत ज़रूर कराएंगे। जो भी आपके सुझाव हैं या जो भी आप कहना चाहें तो आपका खुले दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं नावल। बुधवार 27 मई। कुत्ता भौंका। कुत्ते का भौंकना मिमियाट जैसा था। शेर जैसे कद्दावर, खतरनाक, खूंखार रॉटवीलर शिकारी कुत्ते जैसा नहीं था। फिर भी राजा राम लोखंडे का दिल हिल गया। एक कुत्ता होश में आने लगा था तो मतलब था कि बाकी 3 भी होश में आने वाले ही थे। खानसामा फजल हक ने उन्हें बेहोशी की दवा लगे गोश्त के लोथड़े डाले थे, जिन्हें खाकर वो कम से कम 2 घंटे तक होश में नहीं आने वाले थे। लेकिन लगता है कि उसका अंदाज़ा गलत था। बेहोशी की दवा पूरे 2 घंटे कुत्तों पर हावी रही नहीं जान पड़ती थी। खानसामे को शूट करने के बाद राजा राम ने जीत सिंह को भी शूट करना चाहा था, लेकिन वो न सिर्फ उसकी गोली से बच गया था बल्कि बंगले की स्टडी की खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। खंडाला का वो बंगला नेताजी बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर का था, जो कि कभी स्मगलर और काला बाजारिया होता था, लेकिन अब मराठा मंच नामक पॉलिटिकल पार्टी का संस्थापक और प्रेसिडेंट था और विधानसभा में 40 एमएलए की शक्ति रखने वाला नेता था। स्टडी में मौजूद एक वॉल्ट जैसे सेफ को जीत सिंह खोलने में कामयाब हो गया था, जिसमें कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए बन पाए गए थे। उस रकम में 1/3 हिस्सा खानसामे का था, जो उसको सौंपने की जगह राजा राम ने उसे शूट कर दिया था। अब वही हिस्सा एक सूटकेस में बंद राजा राम के कब्जे में था। बाकी की रकम सेफ में ही रह गई थी, जो कि गोली से बचने की कोशिश में जीत सिंह लड़खड़ाया था तो उसके शरीर के धक्के से बंद हो गई थी और अब वापस खोली नहीं जा सकती थी। उसे दोबारा जीत सिंह ही खोल सकता था, जो कि जान बचाने की कोशिश में वहां से भाग गया था। इसलिए राजा राम को सेफ से बाहर रह गई 1/3 रकम से ही सब्र करना पड़ा था। उसके वैगनार जिस पर कि वो मुंबई से खंडाला पहुंचा था, उसे यकीन था कि जीत सिंह ले गया था और अब रात के 2:30 बजे ये भी उसके सामने बड़ी समस्या थी कि उसने मुंबई वापस लौटने का कोई इंतज़ाम करना था। कुत्ता हौले से फिर भौंका, फिर गुर्राया। इस बार बाकी 3 कुत्तों की कुनमुनाहट सी भी उसे सुनाई दी। सूटकेस संभाले वो तेजी से फाटक की तरफ लपका। वातावरण में चांद की रोशनी की जगह सिर्फ सितारों की लौ थी, जिसमें उसे लगता था कि कोई कुत्ता अभी उस पर झपटा कि तब झपटा। मुंह को आते कलेजे को संभालता वो विशाल फाटक पर पहुंचा। फाटक के भीतर का लोहे का भारी कुंडा उसने अपनी जगह से सरका पाया। कुंडे का ना लगा होना साबित करता था कि जीत सिंह फाटक के रास्ते वहां से भागा था। उसने वैसे दीवार फांदने की कोशिश नहीं की थी जैसा कि उसने भीतर दाखिला पाया था। उसने हौले से फाटक को इतना खोला कि वो उसमें से गुजर सकता। पार कदम रखा और फिर अपने पीछे फाटक के खुले पल्ले को बंद पल्ले के साथ भिड़का दिया। उसी क्षण पीछे 4 कुत्ते संवेद स्वर में भौंकने लगे। बंगले में जाग हो गई। बंगला चारों तरफ से खुले विशाल प्लॉट में था, जिसके पिछवाड़े में एक छोटा सा कॉटेज था, जहां रात को नेताजी के 2 बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर, एक डॉग ट्रेनर यानी 4 जने सोते थे। सबसे पहले डॉग ट्रेनर की आंख खुली और अपनी शानदार कीमती जर्मन शेपर्ड नस्ल के कुत्ते की ज़बान समझने का उसको अभ्यास था। लेकिन उससे पहले बंगले में अपने मास्टर बेडरूम में सोया पड़ा नेताजी जाग चुका था। पिछली रात मुंबई में उसके कोलाबा वाले आवास पर पार्टी थी, जिसमें कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेचैन सोया था और 2:30 बजे अभी बेचैन करवटें बदल ही रहा था कि उसने पहले कुत्तों का भौंकना सुना। आंखें मिचमिचाता वो उठकर बैठा। फजल! उसने खान सामे को आवाज़ लगाई, जिसे कि उससे पहले जाग जाना होना चाहिए था। कोई जवाब नहीं मिला।
खानसामा फजल हक पिछवाड़े के कॉटेज में बाकी स्टाफ के साथ सोने की जगह बंगले के भीतर मास्टर बेडरूम के बाहर फर्श पर सोता था, ताकि रात की किसी घड़ी नेताजी को उसकी किसी खिदमत की जरूरत पड़े तो वो उसे बजा ला सके। नेताजी ने साइड टेबल पर पड़े टेबल लैंप का स्विच ऑन करके कमरे में रोशनी की और अपने विशाल शहाना बेड से नीचे कदम रखा। कुत्ता फिर भौंका, गुर्राया। नेताजी उठकर दरवाजे पर पहुंचे। अध खुले दरवाजे में उसने बाहर झांका तो पाया कि खानसामा वहां नहीं था, जहां कि उसे होना चाहिए था, जो कि बड़ी अजीब हैरान करने वाली बात थी। रात की उस घड़ी कहाँ जा सकता था कमबख्त? टॉयलेट में? फजल! नेताजी ने पहले से ज़्यादा ऊंचे सुर में आवाज़ लगाई। जवाब नदारद। तभी बाहर 4 कुत्ते भौंकने लगे। फिर बाहर से दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगी। फिर कॉल बेल बजी। नेताजी मेन डोर पर पहुंचा। मेन डोर भीतर से मजबूती से बंद था, जो इस बात का सबूत था कि खानसामा रात को एकाएक उठकर कहीं बाहर नहीं चला गया था। नेताजी ने दरवाज़ा खोला। बाहर खालिद और मंजूर, उसके दोनों बॉडीगार्ड खड़े थे। क्या हुआ? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? पता नहीं बाप, जेकब देखने गया है, मोहन उसके साथ है। खालिद अदब से बोला। जेकब डॉग ट्रेनर था और मोहन ड्राइवर था। बाप, वो दरवाज़ा तुम खुद खोला? फजल किधर है? मंजूर बोला। पता नहीं, जहाँ होना चाहिए थे वहाँ तो है नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं। वो दरवाज़ा भीतर से बंद तो होगा तो भीतर ही। भीतर कहाँ, पता तो लगे। शायद ऊपर हो, शायद उसे किसी चोर की भनक लगी हो। तभी ड्राइवर मोहन दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। स्टडी की खिड़की खुली है। क्या? नेताजी हड़बड़ाया। दोनों पट हैं आजू बाजू, पर्दे भी अपनी जगह पर नहीं है बाप। देखो जाकर। दोनों बॉडीगार्ड के सर सहमति में हिले। तत्काल वो उस गलियारे की तरफ बढ़े जिसके सिरे पर स्टडी थी। नेताजी उनके पीछे चला, ड्राइवर नेताजी के पीछे। बाहर कुत्तों का भौंकना बंद हो चुका था। डॉग ट्रेनर जैकब ने उन्हें चुप करा लिया था। खालिद ने स्टडी का दरवाज़ा खोला। भीतर अंधेरा था। उसने दरवाजे के पहलू में दीवार टटोल कर स्विच बोर्ड ढूंढा और उस पर एक स्विच ऑन किया। तत्काल कमरा ट्यूबलाइट की रोशनी से रोशन हुआ। सबसे पहले सबको फर्श पर लुढ़का पड़ा खानसामा का अचेत शरीर दिखाई दिया, जिसकी छाती में बने सुराख में से खून तब भी रिस रहा था और कारपेट पर बिखरे खून के ढेर में इजाफा कर रहा था। अल्लाह! मंजूर के मुंह से निकला। लेकिन खानसामे से ज़्यादा अहम और तवज्जो तलब कमरे का बुरा हाल था। कमरे में पेडिस्टल लैंप उल्टा पड़ा था। उसके ऊपर एक सूटकेस ज़मीन पर खड़ी पोजीशन पर रखा था। खुली खिड़की के दोहरे पर्दे अपनी जगह से उखड़कर खिड़की के नीचे फर्श पर ढेर हुए पड़े थे और एक बुक शेल्फ अपनी जगह से सरका हुआ था और उसके पीछे से सेफ झांक रही थी। नेताजी के मुंह से तीखी सिसकारी निकली। अल्लाह! चोर घुस आए और अपना काम भी कर गए। जो नहीं हो सकता था वो सामने हुआ पड़ा दिखाई दे रहा था। ऊपर से उस खुफिया सेफ का राज स्टाफ पर उजागर हो गया था। उस सेफ की स्टडी में मौजूदगी की, उस अपनी जगह से सरक जाने वाले बुक शेल्फ की किसी को खबर नहीं थी और अब सबको खबर थी। उस घड़ी नेताजी को खानसामे की सुध लेनी चाहिए थी, लेकिन वो तो उसके अचेत शरीर को लांद कर लपकता सा सेफ के करीब पहुंचा। उसने सेफ का हैंडल पकड़कर घुमाया तो वो अपनी जगह से नहीं हिला। सेफ मजबूती से बंद थी। नेताजी की जान में जान आई। लेकिन माजरा क्या था? जब चोट से सेफ नहीं खुल पाई तो खून खराबे की नौबत क्यों आई? क्योंकि खानसामा एकाएक ऊपर से पहुंच गया। सूटकेस वहाँ क्या कर रहा था? नेताजी ने आगे बढ़कर सूटकेस का मुआयना किया तो पाया वो खाली था। लेकिन क्यों था वहाँ? कौन लाया? चोर वहाँ तक पहुँचने में कामयाब कैसे हो गए? कुत्ते जो अब भौंक रहे थे, चोर की आमद के वक्त पहले क्यों नहीं भौंके? चोर भीतर कैसे दाखिल हुए? कैसे उसे उस खुफिया सेफ की खबर थी? और खबर थी तो उसके सामने का बुक शेल्फ एक बटन दबाने से अपनी जगह से सरक जाता था। नेताजी का दिमाग भन्ना गया। ये जिंदा है बाप। फजल की छाती में गोली लगी है, पर ये अभी जिंदा है। सांस फस फस कर आ रही है, पर आ रही है बरोबर। एकाएक खालिद सस्पेंस भरे स्वर में बोला। मुंह में पानी टपका, छींटे मार। नेताजी ने आदेश दिया। वहीं टेबल पर एक पानी की जग जैसी बोतल मौजूद थी, जिसको काबू में करके खालिद ने वो सब किया। खानसामे की पलकें फड़फड़ाई।
सहारा दे, सर ऊंचा कर इसका। मंजूर उसके सिरहाने बैठ गया। उसने सावधानी से खानसामे के सर को ऊंचा किया, उसे अपनी जांघ पर लिटा लिया। नेताजी उसके सामने उकड़ू बैठ गया। फजल, फजल, सुन रहा है? हाँ, खानसामा बड़ी मुश्किल से बोल पाया। क्या हुआ? किसने शूट किया तेरे को? राजा, राजा राम। क्यों? धोखा। किसने दिया? किसको? खामोशी। फजल, तू अल्लाह वाला फ़र्द है, अल्लाह के घर जा रहा है। मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। इत्तफाक से तेरी चंद सांसें भी बाकी है। अच्छे काम में लगा उनको, अल्लाह तेरे को इसका अजर देगा। बोल बोल फजल, खुदा के वास्ते। राजा राम को सेफ का सब मालूम। एक सेफ बस्टर कारीगर के साथ इधर कारीगर सेफ खोल लिया। क्या? 70 लाख बाहर? सेफ से 70 लाख रुपए बाहर निकाल लिया? मेरे को देना को था, धोखा, गोली मार दी। किसने? राजा राम ने या सेफ बस्टर कारीगर ने? राजा राम ने। पूरा नाम बोल। लोखंडे। कौन है? कहाँ पाया जाता है? फिर खामोशी। फजल, जवाब नहीं मिला। खालिद, बोलो बाप। खालिद तत्परता से बोला। देख, चल तो नहीं दिया अभी? खालिद ने उसकी छाती पर दिल के ऊपर हाथ रखा, कलाई में नब्ज तलाशी, शहारक टटोली। नहीं, अभी है। मुंह में पानी डाल, छींटा मारे से। फजल ने पहले की तरह फिर दोनों काम किए। खानसामा कुनमुनाया। फजल, फजल। नेता ने बेचैनी वाले भाव से गुहार लगाए। हाँ, क्षीण सा जवाब मिला। हुलिया ना सही, अगर वो मुश्किल काम है तेरे वास्ते, इस राजा राम लोखंडे के बारे में कुछ और जानता है तो जल्दी बता। नंबर? मोबाइल नंबर? हाँ, बढ़िया, बोल फटाफट। 9 7 8। और इस तरह टूटते टूटते उसने पूरा नंबर बताया। शाबाश, राजा राम का कोई छोटा मोटा हुलिया तो बयान कर, कोशिश कर। खामोशी। तू उनसे मिला हुआ था? मेरी सेफ लूटने में, उनकी मदद करने में तेरी फीस थी 70 लाख। वो रकम तो तू बोला सेफ से बाहर थी। इसका मतलब है सेफ खुल गई थी। उसे खोलने में वो कारीगर कामयाब हो गया था। हाँ, बस सेफ तो बंद है। खामोशी। वो बंगले के भीतर कैसे दाखिल हुए? कुत्ते से कैसे बचे? तूने मदद की? सच बोल फजल, अब आखिरी वक्त में झूठ नहीं बोलना, तुझे तेरे अल्लाह की कसम। हाँ। लॉक बस्टर कारीगर का नाम मालूम? नहीं। हुलिया तो मालूम। वो बोल जैसे तैसे, वही बोल, चाहे औना पौना। बोल फजल, फो बोल। जवान, 30 का, गोरा, होठ पतले, नाक सीधी, दाढ़ी, मूछ नको, बाल घने, भवे घनी, दुबला, मराठा नहीं। और उसकी आंखें उलट गई। गया। खालिद दबे स्वर में बोला। मंजूर ने अपनी जांघ पर से उसका सर हटा दिया, उठ खड़ा हुआ। नेताजी भी उठकर सीधे हुए। कमीना, एहसान फरामोश, दगाबाज, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 70 लाख कमाने चला था, गोली कमाई। अच्छा हुआ नालायक, ना माकूल के साथ, कुत्ते के साथ जो हुआ इसने किया। इसने चोरों को भीतर घुसाया। कीड़े पड़ेंगे कब्र में इस कमबख्त की। कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन सेफ खोल ली, ये कह के गया सेफ खोल ली। कारीगर ने सेफ खोल ली तो बंद क्यों है? खोली तो बंद करने की क्या जरूरत थी? गुस्ताखी माफ बाप। खालिद बीच में बोला। अभी खोल के तो देखने का। नेताजी ने उस बात पर विचार किया। सेफ का राज तो खुल ही चुका था, अब आगे कुछ छुपाने में रखा ही क्या था। उसने मेज़ के पीछे जाकर उसके एक दराज में से चाबी बरामद की, फिर उसकी मदद से सेफ को खोला। भीतर नोट मौजूद पाकर उसने चैन की सांस ली। फिर मोटे तौर पर उसने 1000 के नोटों के उन गड्ढियों को गिना। 1,40,00,000। 70 लाख कम है जो कि घुसपैठिए ले गए। बाप,
खालिद हैरान होता बोला, बाकी क्यों छोड़ गए? छोटी रकम ले गए और बड़ी रकम छोड़ गए, ऐसा क्यों? क्या पता, कितने ही राज हैं तमाम सिलसिले में जो फजल हक की मौत के साथ दफन हो गए। लेकिन याद करेंगे वो हराम के पिल्ले कि किसके साथ पंगा लिया था। छोड़ूंगा नहीं, पाताल से भी खोद निकालूंगा। वो मोबाइल नंबर जो फजल बोला, किसी ने याद भी रखा या नहीं? कमबख्त मारो। मैंने अपने मोबाइल पर नोट किया ना बाप, बरोबर। खालिद बोला, बजा और राजा राम लोखंडे को पूछ। अभी? खालिद ने वो काम किया। कोई जवाब नहीं बाप। रात का टीम है, साला 2:30 से भी ऊपर का। लोग बाग रात को जवाब नहीं देता या फ़ोन ऑफ करके सोता है, इस वास्ते। वांदा नहीं, दिन में फिर बजाना। बरोबर बाप। अभी पुलिस को फ़ोन लगाने का और इधर की वारदात की खबर करने का? हाँ कर। तत्काल खालिद मेज़ पर रखे लैंडलाइन के टेलीफोन पर पहुंच गया। तभी डॉग ट्रेनर जेकब ने वहां कदम रखा। फर्श पर लुढ़की पड़ी खानसामी की लाश को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मर गया, किसी ने इधर घुसकर शूट किया, बड़ी वारदात हो गई इधर, नेताजी भावहीन लहजे से बोले। गॉड, जेकब के मुंह से निकला। साली तमाम सिक्योरिटी धरी रह गई, अभी तू अपना बोल। यू सेड इट बॉस, बड़ी वारदात हुई। कुत्तों को गोश्त के लोथड़ों में लगाकर बेहोशी की दवा खिलाई गई थी। चारों अभी भी नॉर्मल नहीं हुए, इसी का काम है। नेताजी ने लाश को ठोकर मारी। ये घुसपैठियों से मिला हुआ था, उनके हाथों बिका हुआ था। सेफ से जो माल बरामद हो उसके 1/3 हिस्से के एवज में। 2 जने दीवार फांद कर आए। फूलों की क्यारी में उनके जूतों के निशान हैं और फाटक खोलकर बड़े आराम से चले गए। बढ़िया, खुदा करे इस ना हजार फजल हक की रूह जहन्नुम की आग में झुलसे। कोई कुछ नहीं बोला। अभी मेरे को जाकर सोने का, कोई डिस्टर्ब ना करे, पुलिस आए तो संभालना। बरोबर बाप, खालिद बोला। और हाँ, बंगले का ऊपर तक चक्कर लगाने का, मालूम करने का कि किधर क्या नॉर्मल नहीं है। बरोबर। खानसामे का जैसे फातिहा पढ़कर नेताजी यूं फिर सोने चला गया जैसे उसका कोई मुलाजिम नहीं, गली का कोई आवारा कुत्ता मरा हो। गुरुवार 28 मई। राजा राम लोखंडे के नए बॉडीगार्ड का नाम किशोर विचारे था। उसको 11 बजे तक अपने नए बॉस का फ़ोन आ जाता था कि उसने क्या करना था, कहाँ पहुँचना था। लेकिन उस रोज़ दोपहर के ऊपर का टाइम हो गया था और फ़ोन नहीं आया था। उसकी नई नई नौकरी थी और वो ज़रूरतमंद था, इसलिए वफ़ादारी दिखाने के लिए उसने बॉस के मोबाइल पर खुद फ़ोन लगाया। घंटी बजने लगी, बजती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। किधर बिज़ी था बॉस? शायद टॉयलेट में। 10 मिनट बाद उसने फिर कॉल लगाई, जवाब तब भी नहीं मिला। वफादारी दिखाने के लिए उसने बॉस के होटल जाने का फैसला किया। वो घाटकोपर और आगे होटल आनंद पहुंचा। लॉबी में उपलब्ध एक हाउस टेलीफोन से उसने बॉस के रूम नंबर पर कॉल लगाई। जवाब फिर भी नहीं मिला, लेकिन फ़ोन भी मोबाइल की तरह बजता रहा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। क्या माजरा था? लिफ्ट द्वारा वो 6ठे माले पर पहुंचा। 605 के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उसने हाथ उठाया तो पाया कि दरवाजे का पल्ला चौखट से मिला हुआ नहीं था। हौले से उसने दरवाजे को धकेला तो वो निशब्द खुला। उसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला तो कमरे में उसने कृत्रिम प्रकाश का सर्वदा अभाव पाया। कमरे के भीतरी सिरे पर एक विशाल प्लेट ग्लास विंडो थी, जिस पर पड़े मोटे पर्दे में से छनकर जो रोशनी आ रही थी वही कमरे में रोशनी का अपर्याप्त साधन थी। उसने झिझकते हुए चौखट से भीतर कदम डाला और आगे निगाहें दौड़ाई। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसने उसके प्राण कपा दिए। कमरे में बेडरूम के पहलू में कारपेट पीछे फर्श पर उसके बॉस राजा राम लोखंडे मरा पड़ा था। उसकी पथराई आंखें छत पर कहीं टिकी हुई थीं। उसके माथे पर दोनों भवों के ऐन बीच में गोली का सुराख था, जिसमें से बहा खून कारपेट पर ढेर हुआ और कनपट्टी पर लंबी लकीर के तौर पर जमा दिखाई दे रहा था। देवा देवा, किसी ने बॉस को पॉइंट ब्लैंक शूट करके उसका कत्ल कर दिया था। और अब ये भी कहना मुहाल था कि ऐसा कब हुआ था, कब से वो वहाँ मरा पड़ा था। तभी उसने अपने पीछे एक तीखी सिसकारी सुनाई दी। उसने घूमकर पीछे देखा। उसे अपने पीछे वर्दीधारी मेड दिखाई दी, जिसका मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी पड़ रही थी और वो जड़ हो गई जान पड़ती थी। बेचारे घूमा। उसने मेड को वहाँ से पकड़ा, उसे बाहर गलियारे में ले आया। क्या हुआ? मेड ने पूछा। खून, मर्डर, कत्ल का केस है।
कौन? नाम राजा राम लोखंडे, इस रूम का ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट बोले तो? भाई जिसका ये रूम है। मेड ने जोर से मजबूती से इनकार में सर हिलाया। क्या हुआ? ये वो भीड़ू, वो सामने ही। क्या मतलब? वो तो नौजवान था, काला सूट पहने था, टाई लगाया था, हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस थामे था। वो था वो साहब जिसका ये कमरा है। तुम्हें कैसे मालूम? वो मेरे सामने इधर आया। मैं इधर हाउसकीपिंग का काम करती थी, टॉवल्स चेंज करती थी, बेड की चादरें चेंज करती थी, सिरहानों के गिलाफ चेंज किया था मैंने। जबकि वो हाथ में रूम का की कार्ड थामे इधर पहुंचा। रूम को पहले ही खुला पाकर भीतर आया, मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, ब्रीफ केस उधर सोफे पर फेंका, कोट उतार कर उसके ऊपर उछाला और टाई ढीली करके सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। क्योंकि खुद बोला ब्रेकफास्ट जास्ती हो गया था, थोड़ा रेस्ट करना मांगता था, इस वास्ते अपने रूम में वापस लौटा। बोलो तो ये रूम उसका था, वो जो तुम बोला ऑक्यूपेंट। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। काहे को? वो खुद मेरे को यही बोला। उसका हर एक्शन उसकी ज़बान ही बोलता था कि ये रूम उसका। मेरे को ये तक पूछा कि वो मेरे काम में रुकावट तो नहीं था। बोला ऐसा था तो वो बाहर जाता। मैं बोली मेरे को खाली 5 मिनट का काम। तो तब तो उधर सोफ़ा चेयर पर सेटल हुआ ना। मैं बोले तो ये कमरा उस भीड़ू, उस काले सूट ब्रीफकेस वाले साहब का। अच्छा, तो कहाँ है वो? किधर चला गया अपने काम से? तो ये कौन है तुम्हारे ख्याल से? मैं क्या बोलेगी, क्या पता ये साहब कौन? राजा राम लोखंडे हैं, ये कमरा इसका है। जिस भीड़ू को तू इधर का ऑक्यूपेंट बोलती, वो भी इसका कत्ल किया। पढ़। सिक्योरिटी को खबर कर, मैनेजर को बुला। पढ़। सुना नहीं? मेड सरपंट मेड सरपट वहाँ से भागी। नेताजी का वो बहुत व्यस्त दिन था। सुबह 9 बजे ही वो हेलीकॉप्टर से मुंबई आ गया था और कोलाबा स्थित अपने आवास पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग में इतना मसरूफ़ हो गया था कि दोपहर बाद 2 बजे तक उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली थी। तब मीटिंग्स के उस सिलसिले में जो कि शाम तक चलने वाला था, उसने 1 घंटे का ब्रेक लिया। तभी उसकी तवज्जो पिछली रात के वाक़यात की तरफ गई। उसने अपने बॉडीगार्ड खालिद को तलब किया और उससे पूछा कि उसने वो नंबर फिर से ट्राई किया या नहीं। कौन सा नंबर बाप? अरे वही, और कौन सा? रात को वो खटखटाया था ना, जवाब नहीं मिला था। दिन में फिर ट्राई किया? वो तो बाप नहीं किया। क्यों? वो आपका हुक्म नहीं हुआ ना। अपनी अकल से भी कोई काम कर लिया कर। सॉरी बोलता। "अ, अब कर। अब बीच? हाँ। खालिद ने अपना पॉकेट से मोबाइल निकाला और पिछली रात वाले नंबर पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। कौन बोलता है? मेरे को राजा राम लोखंडे से बात करने का। खालिद सावधान भरे स्वर में बोला। कौन बोलता? अरे जिसका फ़ोन लगाया उसको बोलेगा ना। अपना नाम बोलो, ये भी बोलो क्या बात करना मांगता। अरे भीड़ू, तू राजा राम लोखंडे है या नहीं? कौन पूछता? फिर वही बात। क्या बात है? नेताजी ने उतावले भरे स्वर में पूछा। होल्ड करने का, खालिद ने फ़ोन में बोला। फिर फ़ोन को मुंह से परे किया और नेताजी से संबोधित हुआ। फ़ोन से जवाब तो मिला बाप, पर कोई लोचा, कोई सवाल के बदले में सवाल करता, जवाब नहीं देता, ये नहीं बताता कि वो राजा राम लोखंडे बोल रहा है या नहीं। मेरे को दे। हेलो, मैं बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर बोलता हूँ। मराठा मंच का सुप्रीमो? हाँ वही। तुम कौन हो था? मैं इंस्पेक्टर अनिल विनायक हूँ, SHO घाटकोपर पुलिस स्टेशन। होटल आनंद के रूम नंबर 605 के भीतर और बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिसमें होटल का मैनेजर विनोद निगम, सिक्योरिटी ऑफिसर अशोक किशनानी, दोनों के मातहत और कई पुलिस वाले शामिल थे। जिनका सरगना लोकल पुलिस थाने से आया उनका एडिशनल स्टेशन हाउस ऑफिसर अनिल विनायक था। लाश की निर्विवाद रूप से शिनाख्त हो चुकी थी कि वो होटल में पिछले 2 हफ्ते से ठहरा हुआ मुअज़्ज़िज़ मेहमान राजा राम लोखंडे था। शिनाख्त का सर्वोपरि साधन मकतूल का मुलाजिम कथित बॉडीगार्ड किशोर विचारे था। लिहाजा हाउसकीपिंग मेड की दुहाई कब की खारिज हो चुकी थी कि उस रूम का ऑक्यूपेंट कोई और था। पुलिस के एक्सपर्ट्स लाश का मौका वारदात का मुआयना कर चुके थे और जो कुछ वो जान सके थे वो ये था, कत्ल 38 कैलिबर के स्मिथ एंड वेसन ब्रांड की गन से हुआ था, जो कि वहीं लाश के करीब पड़ी पाई गई थी। गन पर वो उसके सीरियल नंबर रेती से घिसकर मिटा दिया गया हुआ था, जिसकी वजह से उसके मालिक को ट्रेस कर पाना नामुमकिन था।
वैसे भी उसकी चोरी की गन होने की ज़्यादा संभावना थी। गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। गलियारे में मौजूद हाउसकीपिंग मेड ने भी नहीं, क्योंकि नाल पर 4 इंच लंबा साइलेंसर चढ़ा पाया गया था। गन पर कहीं भी किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि इस्तेमाल के बाद तिलांजलि देने से पहले उसको रगड़ कर पहुँच दिया गया था। गोली माथे पर एन भवों के बीच लगी थी, जो इत्तेफाक भी हो सकता था और कातिल के क्रैक शॉट होने की तरफ इशारा भी कर सकता था। कातिल उसी शख्स के होने की संभावना थी जिसको हाउसकीपिंग मेड ने उस कमरे का ऑक्यूपेंट समझा था। मेड का, जिसका नाम मीनल खोटे था, बहुत सख्ती से, बहुत बारीकी से बयान हुआ। बार बार उसको उस काले सूट और चमड़े के ब्रीफकेस वाले शख्स का कद काट और हुलिया बयान करने को बोला गया था, जो कि तब उस रूम में पहुंचा था जब वो उसे ठीक कर रही थी। जो उसका काम था, डेली रूटीन था। जो हुलिया उसने बयान किया, पुलिस का एक ग्राफिक आर्टिस्ट वहीं कंप्यूटर पर उसके आधार पर एक कंपोजिट पिक्चर तैयार करने में जुट गया। तभी मकतूल का मोबाइल फ़ोन बज उठा। वो फ़ोन जो मकतूल के बाकी साजो सामान के साथ उसी के रुमाल में एक पोटली की सूरत में बंधा हुआ था और पुलिस टीम के एक सब इंस्पेक्टर के कब्जे में था। सब इंस्पेक्टर ने पोटली खोलकर फ़ोन निकाला और कॉल रिसीव की। कौन बोलता है? उसने पूछा। अगले कुछ क्षण फ़ोन पर तकरार सी चली, जिसे इंस्पेक्टर अनिल विनायक ने बोर होते सुना। कौन है? आखिर में वो तिक्त स्वर में बोला। पता नहीं सर, एसआई बोला। मकतूल को पूछता है पर सवाल ही करता है, किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता। मेरे को दे। इंस्पेक्टर ने फ़ोन लिया तो लाइन पर बड़े और ताकतवर पॉलिटिकल लीडर बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर को पाया। मैं इंस्पेक्टर अनिल विनायक, एसएचओ घाटकोपर पुलिस स्टेशन। सर, फ़ोन के मालिक राजा राम लोखंडे का अभी थोड़ी देर पहले इधर घाटकोपर के होटल आनंद के रूम नंबर 605 में कत्ल हो गया है। किसी ने साइलेंसर लगी गन से उसे पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। किसी जाति रंजिश का मामला जान पड़ता है? नहीं सर, मौका वारदात से कोई बड़ी रकम हासिल नहीं हुई। जी हाँ, तफ्तीश जारी है। हाँ, एक शख्स हमारे शक का बायस बना है, जो कि कातिल हो सकता है और जिसकी बाबत और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। एक मेड ने उसको देखा था। हाँ, उसके बयान की बिना पर संदिग्ध व्यक्ति की सूरत की एक कंपोजिट पिक्चर तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि वो पिक्चर उसकी शिनाख्त में मददगार साबित होगी। जी हाँ, नोन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाएगा सर। कातिल पहले से कोई सजा याफ्ता मुजरिम हुआ तो पहचान में आ ही जाएगा। जी, आपका कोई खास आदमी यहाँ आएगा? क्या नाम बोला आपने? इकबाल रज़ा। ठीक 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 सर, पर आपके केस में क्या दिलचस्पी है? इकबाल रज़ा बोलेगा। ठीक है। जी हाँ, आपका हुक्म है तो हम आपके आदमी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। यस सर, थैंक यू। जय हिंद। शाम को 6 बजे नेताजी का खास आदमी इकबाल रज़ा नेताजी के हुजूर में पेश हुआ। वो लंबा, 6 फुट से ऊपर निकलते कद का, पतला, क्लीन शेव्ड आदमी था, जो कि उम्र में कोई 45 साल का था। केस की जो जानकारी उसे मौका वारदात से हासिल हुई थी, वो उसे नेताजी के लिए दोहराई और फिर एक कंप्यूटर पुल आउट पेश किया। बॉस, ये वो कंपोजिट पिक्चर है, रज़ा बोला, जो पुलिस के आर्टिस्ट ने उधर की मीनल खोटे नाम की मेड के बयान के बिना पर बनाई है। कोई शिनाख्त हुई? अभी तो नहीं, तफ्तीश जारी है। फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा हो सकता है। कैसे? आपने मुझे खंडाला वाले बंगले के तमाम वाक़यात की बाबत बताया था। मेरी अक्ल ये कहती है कि कल रात के खंडाला के वाक़ये का आज के घाटकोपर के होटल आनंद में हुए कत्ल से रिश्ता हो सकता है। मेरे को साफ लगता है कि जिन 2 जनों का कत्ल हुआ है और कल जो बंगले का खेल था, वही 2 जने होटल आनंद के कातिल और मकतूल हैं। जो स्टोरी में समझ में आती है वो ये है कि राजा राम लोखंडे ऑर्गेनाइज़र था, जिसे किसी तरीके से आपके बंगले की सेफ में मौजूद बड़ी रकम की खबर थी। वो उस रकम पर घात लगाना चाहता था। इस काम के लिए उसकी 2 ज़रूरतें थीं। एक तो आपके सिक्योरिटी के लिहाज से सेफ बंगले से उसे कोई भीतरी मदद हासिल हो सकती, जो कि सिक्योरिटी का तोड़ बनती, और दूसरे एक्सपर्ट सेफ बस्टर की खिदमत उसे हासिल होती। भीतरी मदद? नामुराद खानसामा फजल हक। एन पक्की बात, इस रोल में उसके अलावा मैं किसी और का तस्वुर कर ही नहीं सकता। अरे वही था। अब तो बात कंफर्म हो चुकी है ना कि कुत्तों को बेहोशी की दवा लगे गोश्त के लोथड़े उसी ने डाले थे और बंगले की पहली मंजिल की एक खिड़की उसी ने घुसपैठी के लिए खोल के रखी थी। हालात का इशारा इस तरफ भी है
कि कमीने का लूट में 1/3 का हिस्सा भी था, जो कि आखिर राजा राम लोखंडे नाम के भीड़ों के हाथ लगा। उसने फजल हक को धोखा दिया, उसे हिस्सा नहीं देना पड़े इसलिए उसने उसे गोली मार दी। ऐसे ही हाल वो सेफ बस्टर का भी करना चाहता होगा, लेकिन जाहिर है किसी वजह से नहीं कर सका। वो शख्स जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। घुसपैठियों के हाथ 1/3 रकम क्यों लगी? जब सेफ खोल ही ली थी तो 2/3 रकम उसमें क्यों छोड़ दी और रकम के साथ सेफ को वापस बंद क्यों कर दिया? अब ये कहना तो मुहाल है। ये एक ऐसा राज है जिसके राजदार या तो वो 2 घुसपैठिए थे या अपना खानसामा फजल हक हो सकता था। फजल हक के अंजाम से तो आप वाकिफ़ हैं ही, एक घुसपैठे के अंजाम से भी अब आप वाकिफ़ हो गए। बाकी बचा तीसरा आदमी, जो कि अगर कभी सामने ना आया तो ये राज ताज जिंदगी राज ही रहेगा। बहरहाल बात दूसरे घुसपैठे की, राजा राम लोखंडे के जोड़ीदार की, जो कि एक्सपर्ट वॉल्ट बस्टर था, जिसका कि ऐसा होना ज़रूरी था और हो रही थी। मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि होटल आनंद में लोखंडे को उसने शूट किया और बंगले की सेफ से निकाला माल भी उसने हत्या लिया। तेरी थ्योरी मुझे जच रही है, लेकिन वो है कौन? कोई एक्सपर्ट ताला तोड़? वो भी सही, पर कौन? बॉस, आपकी सेफ किसी अरे गहरे से तो खुलने वाली नहीं थी, या थी? नेताजी ने मजबूती में इंकार में सर हिलाया। अब एक्सपर्ट ताला तोड़ जिनमें से कोई बंगले की सेफ खोल लेने की काबिलियत रखता था, कोई 150 तो होंगे नहीं। तो तेरा मतलब है उस कारीगर की, उस एक्सपर्ट की शिनाख्त हो सकती है? देर सवेर तो हो ही सकती है, लेकिन ये बहुत वक्त खाऊ काम होगा। तो अब ये कदरन आसान और फटाफट नतीजा देने वाला तरीका मेरी निगाह में है। क्या? ये कंपोजिट पिक्चर। रज़ा ने एक उंगली से कंप्यूटर पुलआउट को ठकठकाया। जाहिर है उतनी एक्यूरेट नहीं बन पाई जितना कि मेड मीनल खोटे ठीक से एक्यूरेसी से बयान देती तो बनी होती। इसी वजह से पुलिस ने अपने रिकॉर्ड की किसी तस्वीर से ये मिलती नहीं पाई। बॉस, हम तस्वीर को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप उस हुलिये को भूल रहे हैं जो कल रात खानसामा फजल हक ने अपनी मौत से पहले सेफ बस्टर कारीगर का बयान किया था, जो आपके हुक्म पर मेरे लिए खालिद ने दोहराया था। वो मैं आपको याद दिलाने के लिए दोहराता हूँ। होठ पतले, नाक सुथवा, क्लीन शेव्ड, घने बाल, घनी भवे, मराठा नहीं, गोरा दुबला जवान, उम्र 30 के पास। याद आया बॉस? मेरी बयान की, बल्कि यूँ कहिए कि फजल हक की बयान की इन बातों में से कुछ बातें इस कंपोजिट पिक्चर में से कुछ नहीं है। मसलन नाक एन सीधी जैसे फुट्टे से खींची हो नहीं है, सर के बाल घने नहीं हैं, चेहरा लंबोतरा होने की जगह चौड़ाई में फैला हुआ भारी बन गया है। तो बॉस आप समझ रहे हैं ना? हाँ, पर तू करेगा क्या? मैं ये कंपोजिट पिक्चर अपने एक्सपर्ट आर्टिस्ट को सौंपूंगा और उसको बोलूँगा कि वो फजल हक के बयान किए हुलिये के मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ करें और नई पिक्चर तैयार करके उसका प्रिंट निकालें। उसके बाद मैं देखूँगा कि वो नई पिक्चर किसी भी शिनाख्त में काम आती है या नहीं। बढ़िया। कब करेगा? कल ही? आज ही करना? अभी? आज? अभी? मेरे को उस हरामी ताला तोड़ कारीगर को सबक सिखाने की जल्दी है, जिसकी बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर के बंगले में घुसने की मजाल हुई। 70 लाख कोई बड़ी रकम नहीं, मैं उसका गम खा सकता हूँ, लेकिन वो ताला तोड़ मेरे को फ़ौरन से पेशतर मांगता है। क्या समझा? समझा बॉस। ठीक है, मैं वॉर फुटिंग पर इंतज़ाम करता हूँ ग्राफिक आर्टिस्ट का। शाबाश। शुक्रवार 29 मई। इकबाल रज़ा काबिल चतुर सुजान व्यक्ति था, जो कि अगले रोज़ दोपहर बाद तक, जबकि अभी नई कंपोजिट पिक्चर तैयार होकर उसके हाथ नहीं आई थी, मुंबई के ऐसे 6 भीड़ों का पता निकलवा चुका था जो कि एक्सपर्ट लॉकमैन के तौर पर खासे मशहूर थे। अब देखना ये बाकी था कि उन 6 में से किसका थोबड़ा नई कंपोजिट पिक्चर से मिलता था। चेहरा ना भी मिलता पाया जाता तो अब जबकि उनकी शिनाख्त हो चुकी थी, ये जानना एक तरीके से मुमकिन था कि कौन नेताजी का मुजरिम था। हर किसी से सवाल किया जाता कि परसों रात को, यानी वारदात की बुधवार 27 मई की रात को, रात के 1 और 3 के बीच वो कहाँ था। जो कोई अपनी मौजूदगी किसी दूसरी जगह साबित कर दिखाता, वो आदमी उनका आदमी नहीं होता। उस इम्तिहान का निशाना जिन पहले 3 भीड़ुओं को बनाया गया था, वो बड़ी सहूलियत से उसमें पास हो गए और बरी कर दिए गए।
एक को उन तीनों में से किसी का भी थोपड़ा नई कंपोजिट पिक्चर से नहीं मिलता था। दूसरे बाकायदा निर्विवाद रूप से साबित करके दिखाया कि दो जने खेतबाड़ी और भोईवाड़ा की अपनी अपनी चाल में अपनी बीवियों के पहलू में गर्क थे, और तीसरा उस रात पूना में था, जो वहाँ से अगले रोज शाम को लौटा था। 14 व्यक्ति का नाम चंदू मराठे था, जो कि उम्र में 30 के लपेटे में था और जिसका चेहरा नई कंपोजिट पिक्चर से कदरन मिलता पाया गया था। बहाए खला में उसका चाबी ताले का अड्डा था और वहीं के एक चाल में वो बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। परसों रात की जो एलिबाई उसने पेश की वो मजबूत थी, नायाब थी। उस रात वो धारावी के काला किला के इलाके में एक बेवड़े के अड्डे पर था, जबकि रात को 2 बजे वहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अड्डा बंद होने के टेम के 12 बजे के सरकारी टेम के बाद बहुत बाद तक खुला था। नतीजा, अड्डे पर मौजूद मालिक समेत तमाम भीड़ू लोगों को थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया गया था। लिहाजा चंदू मराठे नाम के ताला चाबी मास्टर की अक्खी रात धारावी थाने के लॉकअप में कटी थी। अगले रोज़ बाकी गिरफ्तार भीड़ुओं की तरह उसने भी थाने वाले को गुलदस्ता पेश किया तो वहाँ से छूटा था। थाने में परसों रात की उसकी आप बीती की तस्दीक हुई। लिहाजा वो नेताजी का मुजरिम नहीं था, ना ही हो सकता था। अपने जैसे किसी और उस्ताद को जानता है? इकबाल रज़ा ने सख्ती से उससे पूछा। उस्ताद? हाँ, मैं उस्ताद। नहीं है क्या अपने धंधे का? मैं मामूली ताला चाबी का मिस्त्री। बकवास ना कर, तेरी हकीकत जान समझकर तेरे को थामा है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तू बड़ा उस्ताद है, टॉप का लॉकमैन है। जो ताला चाबी मिस्त्री खुद को तू बताता है ना, वो तेरे असली धंधे की ओट है। यहाँ ये बात कबूल करने में कोई हर्ज नहीं, बाहर बात नहीं जाएगी। झूठ बोलेगा तो ऐसा पैंदा ठुकेगा ना कि महीना भर बैठ नहीं पाएगा। क्या? हाँ, जवाब दे। अपने जैसे किसी और उस्ताद को, एक्सपर्ट लॉकमैन को जानता है? एक को जानता बाप। कैसा? तेरे जैसा एक्सपर्ट? हाँ, मेरे से कहीं जास्ती, कहीं ऊपर। नाम पता बता। जीत सिंह, चिंचपोकली में रहता, क्राफोर्ड मार्केट में अड्डा। वो जानकारी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि रज़ा की लिस्ट के बाकी बचे 2 नामों में से एक नाम जीत सिंह का ही था। चंदू मराठे को रुखसत कर दिया गया। फिर जीत सिंह की सुध ली गई। सारा दिन गुजर जाने के बाद वो काबू में आया। जिस टीम को जीत सिंह के पीछे लगाया गया था, उसका सरगना रियाज बाबा नाम का एक ढका छुपा मवाली था। उसके अंडर में वैसे ही मिजाज के 2 व्यक्ति और थे, जिनका नाम यासिर और अबरार थे। शाम की उस घड़ी इकबाल रज़ा उपलब्ध नहीं था, इसलिए जीत सिंह नाम के भीड़ू से 2-4 होने की जिम्मेदारी रज़ा की गैर हाजिरी में उसकी निगाह में बड़ी जिम्मेदारी रियाज बाबा पर आयत थी। उसको जीत सिंह का थोबड़ा नई कंपोजिट पिक्चर से अच्छा खासा मिलता लगा। उसके मन में बड़ी सुखद उम्मीद जागी। शायद नेताजी के मुजरिम की मुंडी थामना उसी की किस्मत में लिखा था। उसने घूर कर जीत सिंह को देखा, लेकिन जीत सिंह विचलित नहीं हुआ। उसने निडर भाव से यूं रियाज बाबा की से निगाह मिलाई कि उल्टा वही हड़बड़ा गया। नाम बोले तो? उसने कर्कश स्वर में पूछा। नाम नहीं मालूम? ऐसे थाम लिया काले चोर को? जीत सिंह सहज भाव से बोला। जबान नहीं लड़ाने का। जीत सिंह, किधर रहता? चिंचकोपली में खोली। कब से? कई साल हो गए। पीछू किधर से? हिमाचल से। ताला चाबी उस्ताद? मिस्त्री हूँ। क्या मिस्त्रीगिरी करता? किसी ताले की चाबी खो गई तो नहीं बनाता हूँ, चाबी से चाबी बनाने का काम करता हूँ। कोई ताला नहीं खुलता है, चाबी खो गई तो ठीक पे ले जाकर खोलता हूँ। कुछ भी खोल देता है? अभी तक तो किसी ग्राहक को नाउमीद नहीं किया। वॉल्ट खोल लेता है, सेफ। कस्टमर बोले तो ट्राई करता हूँ बरोबर। बिना ग्राहक के बोले तो कारीगरी आजमाता है। बाप, ग्राहक नहीं बोलेगा तो कारीगरी किधर आजमाने का? जिधर मोटा माल हो, जिधर मोटे माल की खबर हो। मेरे को कैसे होगी खबर? किसी दूसरे भीड़ू को जो एक्सपर्ट वाला काम करने को तेरे को एंगेज किया हो। कोई बोला ऐसा? हाँ, समझ ले बोला। कब? कहाँ? परसों रात खंडाला में। सेफ खोल के 70 पेटी रोकड़ा पार किया। अक्खा खुद हजम करने का था, इस बात से जोड़ीदार को शूट कर दिया। जीत सिंह ऊपर से निर्विकार भाव बनाए रहा, लेकिन अंदर से हिल गया। क्या जानता था ये भेड़िया जैसी शक्ल वाला साला हरामी? और कैसे जानता था? बॉम्ब मारता बाप, स्टोरी करता। प्रत्यक्ष था वो सहज भाव से बोला। परसों रात तूने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया?
कोई बहुत महफूज सेफ या वाल्ट नहीं खोला? अरे नहीं बाप, मैं उस लाइन में नहीं हूँ। मामूली ताला चाबी मिस्त्री, उधर क्रॉफोर्ड मार्केट में मेरा पक्का ठिया। चंदू मराठे को जानता? जीत सिंह के दिल ने फिर गोता खाया। मामला गंभीर था। चंदू मराठे का जिक्र बेवजह नहीं हो सकता था। हाँ जानता तो बाप। कौन है? ताला चाबी मिस्त्री, उधर भाई खला में हम पेशा, इसलिए जानता हूँ। वो तेरे को टॉप का एक्सपर्ट लॉकमैन बोला, धंधे में सबसे ऊपर। फेंकता था साला। काहे को? अभी मैं क्या बोलेगा बाप? बोलेगा नहीं, देखेगा। क्या? ये फोटो। रियाज ने कंपोजिट पिक्चर उसके सामने की। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही जीत सिंह को अपना दिल जूते में पहुंचता लगा। दाता, ये क्या हो रहा था? ऐसी तस्वीर कंप्यूटर से किसी के बयान के आधार पर बनाई जाती थी, लेकिन किसका बयान? ऐसा बयान दे सकने वाला दोनों खान सामा और राजाना तो मर चुके थे। देखता है बाप, हाथ में लेके देख, आंखें खोलकर अच्छे से। जीत सिंह ने तस्वीर हाथ में लेकर उसे गौर से देखने का अभिनय किया। क्या देखा? जो छपा उसे देखता। कौन है ये? मालूम नहीं। अपनी सूरत नहीं पहचानता? बोले तो मामूली सी मिलती मेरी सूरत इससे। ढेर मिलती है। नहीं तो तेरे कहने से क्या होता है? तो किसके कहने से होता? जबान नहीं लड़ाने का। सॉरी बोलता। परसों रात तू खंडाला में था। उधर तूने बंगले में वॉल्ट जैसा एक सेफ खोला। अपने लिए खोला या फीस लेकर खोला, किसी के लिए खोला, पर खोला। कोई तेरे को ये काम करते उधर देखा, जिसने तेरा हुलिया बयान किया, जिसके बिना पर आर्टिस्ट ने ये फ़ोटो निकाला। अभी बोम मारता है तू उधर नहीं था, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। पर बाप, उधर नहीं तो किधर? बोले तो? क्या बोले तो? जासी बात नहीं समझता। परसों रात बुधवार 27 मई की रात 1 बजे से 3 बजे के बीच किधर था? मैं? हाँ, तेरे से सवाल। खंडाला में नहीं था तो किधर था? सोचना पड़ेगा। गोली नहीं देने का। बाप, सोचना तो पड़ेगा ना। ठीक है, सोच। हफ्ता 10 दिन में सोच लेगा ना? अभी बाप, परसों शाम को 7 बजे तक तो क्रॉफोर्ड मार्केट अपने ठिये पर था। फिर थोड़ा टाइम के बाद से चिंचपोकली अपनी खोली पे गया था। फिर हाँ याद आया, 9 बजने के थे तब मैं कमाठीपुरा पहुंचा था। फिर आखिर रात उधर ही रहा। उधर किधर? वो एक फ्रेंड है ना उधर। कॉन्फिडेंट, नाम बोल, पहलियाँ ना बुझा। वार्निंग तेरे को। वार्निंग? काहे? यासिर ठोक साले को। दोनों चमचों में से जो ज़्यादा लंबा चौड़ा था, ज़्यादा ज़बर था, डरता से उसकी ओर बढ़ा। अबरार था में से तो दूसरा अबरार था। मैं वार्निंग कैच किया ना बाप, सच सब बोलता ना अभी। अभी झोल नहीं देने का, बम नहीं मारने का, कोई गोली नहीं सलगाने का, बिल्कुल नहीं। हाँ तो फ्रेंड कौन? मिश्री। उधर कमाटीपुरे में एक 4 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर रहती। इमारत एक ईरानी रेस्टोरेंट के एन सामने, आइसक्रीम पार्लर के बाजू में। मिश्री तेरी फ्रेंड? हाँ। क्या करती? जीत सिंह से जवाब देते ना बना। अकेली रहती? हाँ। कमाटीपुरे में अकेली रहती है तो और क्या करती होगी? बोले तो? भाई है। जीत सिंह परे देखने लगा। साला रंडी का यार, बोलता है फ्रेंड है, कसमत तो उसका। नहीं, झूठ बोलेगा तो मुंडी काट के हाथ में देगा। क्या? पहले था, अभी फ्रेंड। कस्टमर से फ्रेंड बना? हाँ फ्रेंड, भले बुरे का साथी। 9 बजे तो उधर था? हाँ। कब तक ठहरा? आखिरी रात। साला फिर भी बोलता है कस्टमर नहीं, फ्रेंड। अकेली औरत के साथ आखिरी रात ठहरता। जीत सिंह खामोश रहा। कस्टमर तू बरोबर, साथ में फ्रेंड भी है, तो बोले तो भाई तेरे से फीस चार्ज नहीं करती। इन सब बातों से तुमको क्या लेना देना? तुम एक सवाल पूछा जिसका मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। अब आखिरी रात में उधर कमाटीपुरे में मिश्री करके एक बाई के साथ था। बोला वो भी ऐसे बोलेगी? क्या? किधर ध्यान साला, वो भी बोलेगी कि 9 बजे तू उधर पहुंचा था, आखिरी रात वहीं रहा। हाँ, जो सच्ची बात है वो क्यों नहीं बोलेगी? बढ़िया, चल लेके चल इसे। कहाँ? कमाटीपुरा चल। अपनी गवाही मिश्री बाई के पास पहुंचा मेरे को, ताकि तेरे दावे की तस्दीक हो। और ये फ़ोटो
पास रख, जान छूट गई तो घर की दीवार पर टांगना। पर मेरी किधर है? मिलती तो है ना, बोलना तेरी है, कोई नहीं टोकेगा। कमाल है, चल। वो कमाटीपुरा पहुंचे। उस वक्त 7:30 बजने को थे। मिश्री घर पर मौजूद थी। जीत सिंह के साथ इतने आदमियों को देखकर वो हड़बड़ाई घबराई। क्या क्या बात है? मैं बोलता ना क्या बात। जीत सिंह के जवाब देने के लिए मुंह खोला उससे पहले ही रियाज बाबा बोला, तो तुम कौन? अभी मालूम पड़ेगा, जो पूछा जाए उसका जवाब देने का। मिश्री ने मशीनी अंदाज में सर हिलाया। तेरा नाम मिश्री? हाँ। भाई, तेरे को क्या? ये तेरा खास? हाँ तो? बोलता है फ्रेंड है। फ्रेंड है कस्टमर? फ्रेंड। खास? हाँ। इतना कि रात इधर रख सकती? हाँ। हाल में कभी अक्खी रात इधर था? मिश्री ने जीत सिंह की तरफ निगाह उठाई। सबकी निगाह उस पर थी। फिर भी जीत सिंह ने क्षण भर को होठ यूं सिकोड़े जैसे कुछ कहना चाहता हो। वो होशियार थी, इशारा फौरन समझी। तत्काल उसने जीत सिंह पर से निगाह हटा ली। परसों रात था ना? सच पूछो तो इतवार से ये इधर था। बीच में आता जाता रहता, पर रात इधर ही टिकता। क्यों? तेरे को क्या रे? तू बोली परसों रात ये इधर था। हाँ, आखिर रात। हर टाइम? हाँ, आता जाता रहता। कब आया था? कब आया था? शायद 8 बजे, 9 बजे। मुझे ठीक से ध्यान नहीं। क्यों ध्यान नहीं? अभी परसों की बात। अरे क्या फ़र्क पड़ता है 8 बजे आया या 9 बजे आया? तेरा असल जोर इस बात पर है ना कि वो यहाँ था या नहीं। तो ये यहाँ था, मैं बोली ना। क्यों था यहाँ? इसका पुलिस से पंगा। कुछ टाइम के वास्ते छुप के रहना मांगता था, इस वास्ते इधर मेरी शरण में आया। क्या पंगा? इसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी। गिरफ्तारी पर 20,000 के नाम। क्यों? क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। किया होता तो आज़ाद फिर रहा होता, तुम लोगों के काबू में आया होता। इल्ज़ाम क्या था? वो एक बड़े सेठ पुरसुमल चंगुलानी के कत्ल का इल्ज़ाम था। ये वो जीत सिंह है। रियाज की आंखें फैली। हाँ, लेकिन वारंट गिरफ्तारी वापस लिया गया। गिरफ्तारी का इनाम कैंसिल हुआ क्योंकि असली कातिल पकड़ा गया। पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ने खुद सॉरी बोलकर इसे हर इल्ज़ाम से बरी किया। इसी वजह से अब इसका मेरे पास छुप के रहना ज़रूरी नहीं। परसों रात के बाद फिर ये रात गुजारे के लिए इधर नहीं आया, आज़ाद है। इसी वास्ते तुम्हारे काबू में आ गया, वरना ढूंढते होते अभी तक। ओह, क्या हो? ठीक है। क्या ठीक? सब ठीक है इसके वास्ते। रियाज एकाएक मुस्कुराया। वो जीत सिंह की तरफ घूमा। मौज कर भीड़ू, भले ही धरिष्ठ है अपनी मेहरबान फ्रेंड के पास। हम जाते हैं। और तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। रियाज खामोश हो गया। उसकी भवें उठी। मिश्री ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। दस्तक फिर पड़ी, इस बार जोर से, अधिकार से। अरे भीतर है कि नहीं? साथ में कोई झुंझुलाया सा बोला। देखती हूँ, मिश्री बोली। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। चौखट पर जो व्यक्ति खड़ा था वो उसका जाना पहचाना कस्टमर था, जिसका नाम बर्डिया था। कभी कभार ही वो शॉर्ट स्टे के लिए उधर आता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से नहीं आया था। क्या है? मैं है और क्या है? वो तो तू है। परसों कहाँ थी? परसों? हाँ, मैं परसों भी आया था। कब? 9:30 बजे। दरवाजे पर ताला लगा था। 10:30 फिर आया, 11 आया, तब भी ताला। साला कोई अक्खी रात का आउटडोर टांका भिड़ गया था जो। दफ़ा हो जा। वो हड़बड़ाया। क्या? फुटले निकल ले अभी कभी। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे को तेरे से बात करने का। रियाज ओट से बाहर निकला। वो हकबकाया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि भीतर और भी लोग थे, 4 लोग, और अपनी झोंक में उसकी एक की तरफ भी तवज्जो नहीं गई थी। क्या? मेरे को तेरे से बात करनी। नहीं नहीं, मैं जाता। यासिर, थाम इसे। यासिर ने एक छलांग मारी और उसे अपनी राक्षसी पकड़ में दबोच लिया। रियाज के इशारे पर वो उसे घसीट कर कमरे में ले आया। तब तक उसके होश फाख्ता होने लगे थे। इधर मेरी तरफ देख, रियाज तेज़ आवाज़ में बोला। उसने बड़े यत्न से रियाज की तरफ निगाह उठाई। क्या नाम तेरा? उमेश बर्डिया। बाई का रेगुलर? नहीं, कभी कभी आता। परसों आया, तूने भी बोला। हाँ, 9:30 बजे। हाँ। इधर दरवाजे पर ताला? हाँ। 10:30, 11 बजे भी? हाँ। 9:30 11 बजे के अपने 3 फेरों में तूने यहाँ ताला लगा पाया, ठीक? हाँ।
फुट ले अब यहाँ से। बढ़िया सर पर पाँव रखकर भागा। रियाज ने घूमकर अपलक मिश्री की ओर देखा। मिश्री के चेहरे का रंग पहले ही बदरंग था, अब और उड़ गया। झूठ बोलती है? झूठ बोला ये तेरा यार 9 बजे के बाद से आखिर रात इधर रिच था। साली एक टाइम जब तू ही इधर रिच नहीं थी तो ये कैसे था? वो हम दोनों 2-2.5 घंटे के लिए कहीं गए थे। कहाँ? कालबा देवी चैम्बूर। क्यों? किसी से मिलने। मिला? नहीं। नाम पता बोल दोनों जगह का। मिश्री से कुछ नहीं बोला गया। उसे लग रहा था कि वो उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन वो मुस्कुराया। झूठ बोलना जारी रखेगी तो जानती तेरा क्या हश्र होगा। जिससे लगा वो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए तूने भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बल्कि बोले तो कामयाब हो ही गई थी। वो भीड़ू ने एकाएक पहुंचकर तेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अगर 5 मिनट बाद आता ना तो हम यहाँ से जा चुके होते। नहीं तो अब बता तेरा क्या इरादा है? क्या करें मैं तेरा? कुछ नहीं। तुम इधर आके मेरी बात सुनो। किधर? सुनो, बाहर आके। फिर मिश्री उससे पहले कमरे से बाहर निकालकर गलियारे में पहुंच गई। रियाज ने हिचकिचाते हुए दरवाजे से बाहर कदम रखा। मिश्री ने उसके पीछे दरवाज़ा भिड़का दिया। क्या है? मेरी बात सुनो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोल। जीत सिंह बहुत शरीफ लड़का है, हालात का सताया हुआ है, बुरे वक्त की बेतहाशा मार खाया हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पर बड़ा ही नेक और भला है। हाँ तो ये कि वो शख्स वो नहीं हो सकता जिसे तुम समझ रहे हो। तेरे को क्या पता कि हम इसे क्या समझ रहे हैं? नहीं पता, पर फिर भी पता है। साफ जाहिर हो रहा है कि कोई बड़ी वारदात हो गई है जिसके लिए तुम उसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हो। परसों रात वो यहाँ नहीं भी था, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ तुम समझ रहे हो वो वहाँ था। इसका टेम खराब है, उसे अभी भी खराब कर रहा है, इसलिए किसी और के मुगालते में तुम लोग इसके पीछे पड़े हो। खुदा के वास्ते मेरा यकीन करो, ये वो शख्स नहीं है, हो भी नहीं सकता। तुम उसे समझ रहे हो। बड़ा चाहती है तो उसे छोड़ दो, बख्श दो, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो, जो मैं चाहूँ। हाँ, सोच ले, बड़ी कुर्बानी है। मुझे मंजूर है। ये तो पूछ ले, क्या कुर्बानी? क्या कुर्बानी? रियाज ने जबानी जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से दायां हाथ बढ़ाया और उसकी बाईं छाती थाम ली। उसने हौले से उसे दबाया। मुझे मंजूर है। मिशी के मुंह से यूं आवाज़ निकली जैसे किसी कुएं में से आ रही हो। मैं खुदगर्ज नहीं। क्या मतलब? मेरे साथ 2 जने और भी हैं। मिश्री का शरीर जोर से कांपा, पर वो विचलित दिखाई देने लगी। फिर जल्दी से उसने अपने ऊपर काबू पाया। मुझे मंजूर है। फिर क्या वांदा है? लेकिन तुम जीते की जान छोड़ दोगे। जीता? जीत सिंह? अच्छा वो, हाँ सब ठीक है, उसका पीछा छोड़ देंगे। वादा? हाँ। अब बोलो, कहाँ? नीचे 3री मंजिल पर एक ऐसे ही फ्लैट है, खाली है, चाबी मेरे पास है। अच्छा। तीनों ने बारी बारी मिश्री को जानवरों की तरह रौंदा, नोचा, खसौटा और आखिर एक छिनभिन गुड़िया की तरह पीछे छोड़ा। आखिर में मिश्री के फ्लैट में तीनों फिर इकट्ठे हुए। मिश्री कहाँ है? जीत सिंह ने व्यग्र भाव से पूछा। बोल के गई, कहीं जा रही है, अभी आती होगी। कहाँ गई? काम से गई, यही च बोला। जीत सिंह ने होठ बींच लिए। रियाज अपने साथियों की तरफ घूमा। रजा साहब का मोबाइल नहीं बोल रहा, पता नहीं ऑफ हो गया या बैटरी ख़त्म हो गई। इस भीड़ों की बाबत उनकी हिदायत ज़रूरी। कोलाबा इधर से करीब ही है, मैं ज़रा जाकर आता हूँ। दोनों ने सहमति में सर हिलाया। 2 जने हो, काबू कर लोगे से? हाँ हाँ बरोबर, यासिर पूरे विश्वास के साथ बोला। और भाई को भी? हाँ अच्छी तरह से। जीत सिंह उलझन में था, परेशान था। रियाज वहाँ से बाहर निकला और एक मंजिल सीढ़ियाँ उतरा। नीचे के फ्लैट में मिश्री थी। जीत सिंह चला गया? उसे छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया? रियाज मुस्कुराया, फिर खुलकर हंसा। मिश्री को उसकी बात का मर्म समझते देर नहीं लगी। झूठा वादा किया था? रियाज ने अट्टहास किया। कमीने, बिजली टूटे तेरे पर, दूसरी सांस ना आए। ले, नहीं टूटी बिजली, दूसरी सांस भी आ गई। कमीने, बकवास बंद कर। शुक्र मना तेरे को छोड़ना है। मेरी जगह अगर मेरा बॉस होता ना तो झूठ बोलने के इल्ज़ाम में तुझे भी मार देता, समझी? मिश्री के मुंह से कोई बोल ना फूटा।
अब ऊपर आ जा। मिश्री ने उलझनपूर्ण भाव से उसे देखा। क्या देखती है? मेरे को पक्की करने का कि मेरे पीठ फेरते ही तू कहीं और ना चल दे। अभी जो बीती उसके रूह में कोई होशियारी दिखाना तेरे को सूझ सकता है। कोई भरोसा तेरा? मेरे सामने ऊपर जा। मिश्री ने आदेश का पालन किया। उसे देखते ही जीत सिंह एकदम से परेशान हो गया। कहाँ गई थी? तब तक मिश्री काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल चुकी थी। हाँ हाँ, अभी बताऊंगी। अभी मुझे मेहमानों की तरफ ध्यान देने दो। दोनों सकपकाए। मेहमान? हाँ। और मिश्री अंदर गई और कुछ क्षण बाद एक ट्रे उठाए लौटी जिस पर कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल, पानी की बोतल, 4 गिलास और नमकीन थी। यासिर ने गिलासों पर निगाह दौड़ाई। जीत सिंह मिश्री के व्यवहार को लेकर उलझन में था। वो इस बाबत कुछ बोलने को मुंह खोलता कि मिश्री उसे इशारे से चुप कर देती। उसने जाम तैयार की, फिर 2 गिलास उठाकर खुद जाम यासिर और अबरार को पेश की। एक गिलास उसने जीत सिंह को थमाया, दूसरा खुद लिया। चीयर्स, वो चहकी। चीयर्स, दोनों मवाली जोश से संवेद साथ में बोले। जीत सिंह ने अनमने भाव से होठों में चीयर्स बुदबुदाया। पहला जाम मर्द के बच्चे की तरह। मिश्री के स्वर में चैलेंज का पुट आया। बॉटम्स अप। औरत की मनुहार की ताकत थी कि यासिर और अबरार ने गटागट एक सांस में अपने अपने गिलास खाली कर लिए और उन्हें जानबूझ के पैंदा टकराते मेज़ पर रखा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। दोनों ने रंगीनी से मुस्कुराते हुए नुमाइशी अंदाज से मूंछ पर हाथ फेरा। जीत सिंह ने मर्द बच्चा बन के दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने गिलास में से केवल एक छोटा सा घूंट भरा था। मिश्री ने उतना भी नहीं किया था। उन दोनों की इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। जीत सिंह नर्वस था। अपनी नर्वसनेस छुपाने की मंशा से उसने जेब से पैकेट और माचिस निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया। ऐसा करते वक्त उसने पाया कि उसका हाथ कांप रहा था। उसने सिगरेट का एक कश खींचा और अनमने भाव से होठों पर जबान फेरी, लेकिन मिश्री का तवज्जो मेहमानों की तरफ थी। मिश्री ने उनके गिलास उठाकर अपने सामने रखे और उन्हें फिर से भरने की तैयारी करने लगी। तू तो ख़त्म कर अपना। मैं कोई मर्द हूँ? मिश्री ने इठराई। दोनों ने अट्टहास किया, लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरा गिलास थामने के वो लायक न रहे। एकाएक दोनों की आंखें मूंदने लगी। गिलास की तरफ बढ़े उनके हाथ अपने आप नीचे झुकने लगे। दोनों बेहोश होकर सोफे पर लुढ़क गए। जीत सिंह के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। ये मैंने किया है। मैंने उनके ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिला दी थी। क्यों? खुद कुछ नहीं जानता समझता। अरे ढक्कन बर्डिया की वजह से तेरी पोल इन पर खुल चुकी है। तेरा अंजाम बुरा होने वाला है। अब तेरी गति इसी में है कि यहाँ से उठ और फ़ौरन जल्दी से जल्दी मुंबई से ज़्यादा दूर निकल जा। मुंबई से निकल लूँ? हाँ, दूर कहीं। सीधा बस टर्मिनल पर पहुँच और पहले इंटरस्टेट बस तेरे को तैयार दिखाई दे, जाकर उस पर सवार हो जा। और मेरे पीछे तेरा क्या होगा? इनका उस्ताद यहाँ लौटेगा। शायद उस्ताद का उस्ताद भी लौटे, जो मेरी तलाश करवा रहा है। मेरा कुछ नहीं होगा। जो लौटेगा वो मुझे भी इनकी तरह बेहोश पड़ा पाएगा। तू बहाना करेगी बेहोशी का? ये नहीं चलेगा। अरे सच में बेहोश मिलूँगी। नींद की जो गोलियाँ इन्हें खिलाई वो अभी 5-6 मैं भी निकल लूँगी, फिर इनसे ज़्यादा बेहोश पड़ी मिलूँगी। ऐसा? हाँ, यहाँ हम तीनों बेहोश पड़े पाए जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि ये सब तूने किया है, क्योंकि तू मेरे को भी मालूम नहीं होने देना चाहता था। सवाल करने का मौका ही नहीं देना चाहता था। आइंदा तेरा क्या प्रोग्राम था? तू क्या करना चाहता था? किधर जाना चाहता था? समझा? लेकिन मैं अचानक। टेम खोटी ना कर। वो किसी भी घड़ी लौट आएगा। तेरे पास ये आखिरी सुनहरा मौका है। तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। पर मेरे को अपनी खोली पे जाना होगा, सामान उठाना। उफ, तेरी समझ में बात क्यों नहीं आती? उन्हें तेरे ठेके की खबर है। वहाँ जाएगा तो फंस जाएगा। जो भी लेना है वहीं पहुँच कर नया खरीदना। पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मुश्किल से जेब में 700-800 नोटों से भरा सूटकेस था ना तेरे पास। जेब में बस 700-800 इतने की ज़रूरत थी? वो लाखों रुपए अभी खोली में नहीं, लॉकर में। जौहरी बाज़ार के प्राइवेट वॉल्ट के लॉकर में। वो लॉकर 24 घंटे खोला जा सकता है। चाबी मेरे पास है। मैं जौहरी बाज़ार जाके लॉकर से। नहीं, तूने बस अड्डे के अलावा कहीं नहीं जाना। जीते अभी टेम खोटा ना कर। तू अभी इधर उधर भटकेगा, ये मवाली लोग मुंबई के निकासी के रास्ते बंद कर देंगे। फिर तू चूहे की तरह पिंजरे में फंसा होगा। मेरी मान, एक सेकंड बर्बाद मत कर। बस अड्डे जा और कोई भी लॉन्ग रूट की नाइट सर्विस की बस पकड़।
रोकड़ा मैं देती तेरे को। और वो लपक कर पीछे कमरे में गई और उल्टे पाँव वापस लौटी। ये ले 6,000 रुपये।